चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। कल हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक पढ़ लिया था। थोड़ा थोड़ा बताओगे मुझे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बताओ डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस हम किसको बोलते हैं? टोटल लेंथ ऑफ पाथ, है ना? टोटल लेंथ ऑफ पाथ। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं हम? हाँ, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अच्छा, इसमें से और इनकी जो यूनिट होती हैं, इसकी भी मीटर और इसकी भी मीटर होती है। अच्छा, इसमें वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? अच्छा, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी, तो हम इसको लिख देंगे स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ तक समझ में आए? यहाँ तक कोई डाउट था किसी को? कोई डाउट हो तो बताओ यहाँ तक। चलो, अब हम आगे बात करेंगे मोशन के टाइप की। देखो, दो तरह के मोशन पढ़ेंगे हम। एक जिसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, और एक दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बताओ जरा, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? देखो, दो तरह के मोशन पढ़ेंगे हम, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो, यूनिफॉर्म मोशन में हम क्या पढ़ेंगे? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म मोशन हम किसको बोलते हैं? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस या फिर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, तो उसके मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मान लो ये हमने कुछ डिस्टेंस के इंटरवल लिख दिए हैं। ये जो डिस्टेंस है 5 मीटर के इंटरवल्स हैं ना, ये जो डिस्टेंस है इतनी, ये 5 मीटर है। और कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो शुरू के 5 मीटर को चलने के लिए वो जो टाइम ले रहा है, वो टाइम ले रहा है 2 सेकेंड। इसको भी चलने के लिए 2 सेकेंड का टाइम ले रहा है, इधर भी और इधर भी। मतलब हर 5 मीटर चलने के लिए वो 2 सेकेंड का टाइम ले रहा है। तो देखो, इक्वल डिस्टेंस है सारी, और सारी की सारी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ही कवर करी जा रही हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम बोलते हैं क्या? यूनिफॉर्म मोशन। अगर इसकी लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखोगे तो क्या बोलेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, then its motion is called uniform motion। अरे इसको लिखते रहना, साथ साथ नोट करते रहना। समझ में आया क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? एक मिनट रुको जरा।
हाँ 7 चैप्टर ही है ये एनसीईआरटी की बुक का, ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है। सही है। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, दोनों ही तरह से कैसे भी बोल दो, उस मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मान लो पहले तो हमने ऊपर वाली जो लेंथ ले ली वो 5 मीटर की ले ली है ना, और ये ऑब्जेक्ट इसको कवर करने के लिए शुरू की 5 मीटर को कवर करने के लिए 2 सेकंड लेता है, अगली 5 मीटर कवर करने के लिए 3 सेकंड लेता है, फिर 1 सेकंड लेता है, फिर 4 सेकंड लेता है। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस तो इक्वल है, लेकिन ये इक्वल डिस्टेंस को कवर करने के लिए हर बार डिफरेंट डिफरेंट टाइम ले रहा है ना। 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो इस मोशन को बोलेंगे हम क्या? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं, इस बार अनइक्वल डिस्टेंस ले लो, ये मान लो 2 मीटर ले लो पहले, ये 3 मीटर, ये 5 मीटर, ये 4 मीटर। अनइक्वल डिस्टेंस है और सभी को कवर करने में ये 2 सेकंड का टाइम ले रहा है, इसको भी 2 सेकंड, इसको भी 2 सेकंड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से डेफिनेशन क्या बन जाएगी? जब किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन ऐसा हो जब वो अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, तब भी उसका जो मोशन रहेगा वो कैसा रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers unequal distance in equal interval of time। फेस आ रहा है मेरा? सही है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब पता है? इसका उल्टा भी। इसका उल्टा मतलब, पहले हमने क्या बोला था? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। देन इट्स मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया? तब भी तब भी उसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। सही है। आगे चल के ये टॉपिक और क्लियर होगा। देखो यूनिफॉर्म मोशन उसको बोलते हैं जहां स्पीड कांस्टेंट रहती है। स्पीड कांस्टेंट मतलब स्पीड सेम रहती है, स्पीड चेंज ना हो रही हो। जैसे अगर हम कोई भी मोशन स्टार्ट करें और इसमें हमारी जो शुरू से ही स्पीड है, अगर उसे ही मेंटेन करके रखें, मान लो हमने 40 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट करा अपना मोशन और लास्ट तक 40 किलोमीटर पर आवर को करें हम, तो उस मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। तो हम जैसे जितना भी मोशन करते हैं ना, जो बाइक्स वगैरह चलाते हैं, उसमें क्या होता है? वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। कभी तो हमारी स्पीड तेज होती है, कभी धीरे होती है। जब हम थोड़े डेंस एरिया में जाते हैं तो धीरे हो जाती है स्पीड, है ना। तो अब और क्लियर हो गया होगा। यूनिफॉर्म मोशन हम किसको बोलेंगे? जहां पे स्पीड सेम रहे, मतलब कांस्टेंट स्पीड रहे। ठीक है, समझ में आया? ठीक। अब देखो स्पीड अगर कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, तो इक्वल डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमारे पास इक्वल टाइम ही होगा। और स्पीड अगर कांस्टेंट नहीं रहेगी तो कभी तो ऐसा हो सकता है कि हम 1 किलोमीटर को 20 मिनट में ही कवर कर लें, कभी ऐसा भी होगा अगर भीड़ ज़्यादा है तो 1 किलोमीटर को कवर करने में हमें आधा घंटा भी लग जाए। तो समझ में आया? चलो इनकी अगर डेफिनेशन पढ़ोगे, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन।
अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम बोलेंगे वो एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया? ये डायग्राम से समझ सकते हो तुम। और देखो ये वाली जो डिस्टेंस है ये 10-10 मीटर की है, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। और इस 10-10 मीटर को कवर करने में इस कार को 5-5 सेकेंड लग रहे हैं। तो ये कौन सा मोशन हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस अनइक्वल है, ये वाली तो है 4 मीटर की, ये वाली कितनी है? 8 मीटर की। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 18 मीटर की। डिफरेंट डिस्टेंस है लेकिन टाइम सेम लग रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अरे समझ में आया इतना? चलो अब हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज स्पीड। देखो हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल करता है जितने भी टाइम में, उसको बोलते हैं स्पीड। जैसे मान लो अगर तुम घर जाते हो, सॉरी घर से स्कूल जाते हो, तो ए से बी है ना, ये स्कूल है। और घर से स्कूल की जो डिस्टेंस है वो मान लो 600 मीटर्स है। ओके। और तुम्हें इस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगता है, तुम घर से चलते हो और स्कूल तक पहुंचते हो, तो यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है वो तुम्हें 30 सेकेंड्स का टाइम लगता है ना। ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि तुम्हें 30 सेकेंड्स का टाइम लगता है। तो अगर स्पीड कैलकुलेट करनी हो तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कि हम कितनी डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहे हैं? 600 मीटर। टाइम कितना है? 30। ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 20। अब देखो इसकी यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की यूनिट, डिस्टेंस को हमने किस चीज़ में मेज़र करा है? मीटर में। टाइम को किस चीज़ में मेज़र करा है? सेकेंड में। तो मीटर अपॉन सेकेंड ऐसे लिख सकते हैं, मीटर अपॉन सेकेंड, या इसी को हम बोल देते हैं मीटर पर सेकेंड। ओके। तो जो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी स्पीड की? एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। चलो अगर यहीं पे हम वेलोसिटी की बात करें तो देखो वेलोसिटी क्या होती है। स्पीड में हम डिस्टेंस की बात करते हैं, अगर वहीं हम डिस्टेंस को रिप्लेस कर दें डिस्प्लेसमेंट से, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कहलाएगा क्या? वेलोसिटी। अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की टर्म में कहलाती है स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट की टर्म में कहलाती है क्या? वेलोसिटी। इतनी बात समझ में आई? इसकी भी अगर एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी भी एसआई यूनिट, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में ही मेजर करेंगे और टाइम को सेकंड में, तो मीटर अपॉन सेकंड, और मीटर अपॉन सेकंड को हम क्या बोलते हैं? मीटर पर सेकंड। तो इसकी भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड हो जाएगी। समझ में आया? चलो अब इनमें ये दो टर्म यूज हुई हैं, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे जरा ये बताओ कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस स्केलर या वेक्टर? डिस्टेंस है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो जो स्पीड है, ये जो स्पीड है ये किससे मिलके बनी है? डिस्टेंस से। और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। सही है। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी किससे मिलके बनी है? डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? स्पीड और डिस्टेंस, सॉरी स्पीड और वेलोसिटी में कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। मैं इतने ज़रा क्वेश्चंस निकाल लेता हूँ इस चैप्टर के, क्वेश्चंस करेंगे।
समझ में आया यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट? चलो फिर मैं कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहले उसको बताना मुझे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। विच वन इज ट्रू, ये पूछा है ना। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें लिख दो विच वन इज ट्रू अबाउट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या ट्रू है? पहला है इट कैन नॉट बी जीरो, और दूसरा स्टेटमेंट है इसमें इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस traveled by the object। बताओ इसमें से कौन सा ट्रू है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, डिस्प्लेसमेंट के बारे में? सेकंड वाला। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता? डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है। कब हो सकता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो इनिशियल पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करे और पूरा मोशन करके बाद में फाइनल पॉइंट उसका ए ही हो जाए, तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही हैं। और जब इस कंडीशन में होता है तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? जीरो। ये तो पता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो ये तो गलत हो जाएगा। ये दिया हुआ है इट कैन नॉट बी जीरो, क्या वो जीरो नहीं हो सकता? हो सकता है जीरो। दूसरा क्या दिया हुआ है? इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जो डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ज़्यादा हो जाएगा? मैग्नीट्यूड क्या होता है? जो यूनिट से पहले न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती है, जैसे 10 किलोमीटर, इसमें ये जो 10 है ये क्या है? मैग्नीट्यूड। तो क्या इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ज़्यादा होता है? ज़रा इस केस में देखो। इस केस में मान लो ये जो यहाँ से यहाँ तक वापस आया ए तक, इसमें इसने टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करी वो मान लो 10 किलोमीटर ट्रैवल करी। तो क्या 10 किलोमीटर ज़्यादा है या जीरो ज़्यादा है? तो मैंने एक बात और लिख पाई थी कि जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस वो हमेशा या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी किसके? डिस्प्लेसमेंट के, है ना। कभी भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता डिस्टेंस से। समझ में आया? चलो दूसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने कराया था कल, उसी क्वेश्चन को उठाता हूँ मैं। कहाँ गया? हाँ ये रहा। देखो ये क्वेश्चन था, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। इसे आगे लिखो, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन।
इस क्वेश्चन को करो जरा। थ्री आ रहा है, सभी सभी का आ गया। चलो अभी चेक करते हैं। चलो देखो, एक फार्मर मूव करता है उसके 10 मीटर साइड के स्क्वायर फील्ड के अराउंड, है ना। मान लो वो पॉइंट ए से चलना शुरू करता है ना, और वो इस पूरे का जो एक चक्कर मार लेता है, वो एक चक्कर कितने सेकंड में मार लेता है? टोटल 40 सेकंड में एक चक्कर मार लेता है ना। तो बताओ 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसके इनिशियल पोजीशन से वो कितने डिस्प्लेसमेंट दूर होगा? तो 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब अगर हम सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 + 20। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 140 सेकंड हो जाएगा। नहीं, अरे समझ में आया? 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब, अब देखो इन 40 सेकंड में, मैं अगर तुम्हें बताऊं 140 सेकंड में, देख पहले 40 सेकंड लगाओ, पहले 40 सेकंड में उसने एक राउंड लगा दिया, ये मान लो ये पहले 40 सेकंड में ये एक राउंड लगा दिया, यहाँ तक 40 सेकंड कंप्लीट हो गए। ठीक, अगले 40 सेकंड में ये दूसरा राउंड लगाएगा, तो अगले 40 सेकंड में दूसरा राउंड लगा लिया। अब कितने सेकंड हो गए इसके पास? 80 सेकंड्स हो गए कंप्लीट। फिर एक तीसरा राउंड लगाएगा ये, तो फिर एक तीसरा राउंड लगाएगा, तो तीसरा राउंड लगाने के बाद इसके पास टोटल कितने सेकंड बचेंगे? कितने सेकंड हो जाएंगे? 120 सेकंड्स हो जाएंगे। अब देखो अभी इसके पास कितने सेकंड्स लेफ्ट हैं? देखो 140 सेकंड्स में से इसने 120 सेकंड में टोटल कितने राउंड लगा लिए? 3 राउंड लगा लिए, है ना। कितने सेकंड्स लेफ्ट हैं इसके पास? 140 में से 120 सेकंड माइनस करो, तो अभी इसके पास 20 सेकंड्स लेफ्ट हैं। अब 20 सेकंड्स में कितना जाएगा? अगर 40 सेकंड्स में ये एक चक्कर पूरा कर लेता है तो 20 सेकंड्स में कितना चक्कर लगाएगा? आधा चक्कर लगाएगा, नहीं लगाएगा? ये कहाँ तक पहुंचेगा? पॉइंट सी तक पहुंचेगा। अरे इतना समझ में आया? अगर नहीं आया हो तो बताओ जरा, मुझे दूसरे तरीके से समझाऊं। देखो दूसरा तरीका समझो इसका। इसके पास टोटल कितने सेकंड हैं? 140 सेकंड्स। ये एक चक्कर कितने सेकंड में मार देता है? 40 सेकंड में। दिया हुआ है ना कि ये एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है 40 सेकंड में। तो जरा 140 सेकंड में ये कितने चक्कर कंप्लीट कर लेगा? डिवाइड कर लो, 4 3 जा 120, और कितना बचा? 20 रिमाइंडर बचा। इसका मतलब क्या है कि ये 3 चक्कर को कंप्लीट कर लेगा।
और 3 चक्कर को कंप्लीट करने के पास इसके पास कितना टाइम बचेगा? 20 सेकेंड्स का टाइम रिमेनिंग बचेगा। अब मुझे तुम जरा ये बताओ कि अगर ये एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है तो उस चक्कर कंप्लीट होने के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जैसे ये एक चक्कर को कंप्लीट कर लेगा तो वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। 2 चक्कर में भी इसका जब जब ये पूरे चक्कर लगा देगा तब तक डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो जाएगा। तो 3 चक्कर लगाने के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना? जीरो। अब ये वापस लास्ट के जो 20 मिनट बच रहे हैं इसमें कहाँ तक जाएगा ये? ए से, और 20 सेकेंड में कितना पहुंच जाएगा ये? पॉइंट सी तक पहुंच जाएगा। क्योंकि 40 सेकेंड में अगर ये पूरा चक्कर लगा सकता है तो 20 सेकेंड में ये आधा चक्कर लगा लेगा। यहां तक समझ में आया? अब मुझे ये है इसका ए जो है ये है इसका इनिशियल पॉइंट, और ये जो सी है ये है इसका फाइनल पॉइंट। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना हो तो डिस्प्लेसमेंट कैसे बताएंगे? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिला दो, और जो भी ये स्ट्रेट लाइन आए इसकी लेंथ को काउंट कर लो। यही लेंथ क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी। समझ में आया? एक स्ट्रेट लाइन ही तो होती है डिस्प्लेसमेंट। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर का हर एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस। बचा एक परपेंडिकुलर और एक बेस। तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जरा निकालो कितनी आई? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर कितना है? 10 का स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है? 10 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर इक्वल्स टू 100 प्लस 100, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? एच स्क्वायर इक्वल्स टू 200। अब 200 को हम कैसे लिख सकते हैं? क्या 200 को ऐसे लिखा जा सकता है क्या? पहले तो 100 मल्टीप्लाई बाई 2। ऐसा हमने क्यों लिखा? जैसे ये अंडर रूट इधर जाएगा तो 100 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। अब 100 का अंडर रूट क्या होता है? 100 का अंडर रूट होता है 10, और अंडर रूट में क्या रह जाएगा? केवल अंडर रूट 2। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया? 10 अंडर रूट 2 मीटर। अरे यहाँ तक समझ में आया? ये क्वेश्चन बढ़िया था, इंपॉर्टेंट था। सही है। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन दिया जाए। इसी में इस 20 सेकेंड को कट करके 60 सेकेंड कर लो, या 2 मिनट 60 सेकेंड का मतलब इसको कर लो पूरे 3 मिनट। इनको कट करके यहाँ पे 3 मिनट करो और मुझे आंसर बताओ, आंसर कितना होगा? क्या? हाँ, 3 मिनट करने के बाद मुझे आंसर बताओ, आंसर कितना आएगा? हाँ, सॉल्व करके पहले देखो 3 मिनट में ये कितने चक्कर लगा लेगा कंप्लीट। पहले 3 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना। हाँ, तो 4 चक्कर जब तक ये कंप्लीट करेगा तब तक तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो ही रहेगा, क्योंकि जैसे ही चक्कर कंप्लीट होगा ये अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा।
अब लास्ट के जो 20 सेकेंड बचेंगे, उस 20 सेकेंड में वापस से ये सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो फाइनल आंसर फिर इतना ही आ जाएगा। समझ में आया? चलो, अगर समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन करो। इसका थोड़ा साइज बढ़ाऊं मैं? चलो, इसका थोड़ा सा साइज में बढ़ा देता हूँ। चलो करो। ये इसको थोड़ा सही कर लेना। ये लिखा हुआ है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो पूरा लिखा हुआ है, इस पूरे को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये यहाँ से यहाँ तक 3 इंटू ये लिखा हुआ है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अरे हुआ किसी से? करो। चलो चेक करते हैं। देखो, ये दिया हुआ है कि, चलो इसे छोड़ो, कि ग्राउंड दिया हुआ है। यह है ग्राउंड, और ये कोई भी स्पेसशिप है ना, और इससे एक सिग्नल छोड़ा गया। सिग्नल को ग्राउंड तक आने में, ये सिग्नल है, सिग्नल को ग्राउंड तक आने में, स्पेसशिप से ग्राउंड तक आने में जो समय लगा, वो कितना लगा? 5 मिनट। यही था ना? एंड क्या दिया हुआ है? द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। और जो सिग्नल जो ट्रेवल कर रहा है, वो किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या बताना है? फाइंड द डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस बतानी है, ये स्पेसशिप से ग्राउंड की डिस्टेंस बतानी है। तो देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। किस चीज़ का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में। कि जो स्पीड होती है, वो स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर। तो अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए टाइम को इधर भेज दोगे, तो वो कैसे चला जाएगा? इधर स्पीड की मल्टीप्लाई में। अरे समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो, अब तुम पूरे फिजिक्स में इतना ध्यान रखना कि यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए। जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन को करेंगे, तो कैलकुलेशन करते टाइम यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए। यहाँ देखो, टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड। अरे नीचे वाले पोर्शन में सेकंड है, और यहाँ पे टाइम की यूनिट क्या है? मिनट। तो हमेशा इन दोनों यूनिट को सेम बनाओ।
तो देखो हम हमेशा बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में ट्रांसफर करेंगे, है ना। तो मिनट को किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। ये जो टाइम 5 मिनट का दिया हुआ है, इस 5 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम, 5 × 60। तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा, तो टाइम कितना आ जाएगा, 300 सेकंड। अब देखो यूनिट सेम हो गई, टाइम की सेकंड हो गई और इधर भी सेकंड। तो देखो स्पीड हमें दी हुई है कितनी, 3 × 10⁸ और टाइम कितना दिया हुआ है, 300 सेकंड। अगर आप टाइम की यूनिट को सेम नहीं करेंगे तो आंसर गलत आएगा, ध्यान रखना। अब 300 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 × 10⁸ या फिर ये जो दो जीरो हैं इनको हटा करके पावर बढ़ा दो। तो दो जीरो के बदले हम कितनी पावर बढ़ाएंगे, 2 पावर बढ़ाएंगे। तो पावर कितनी हो जाएगी, 10। और देखो डिस्टेंस किस में मेजर हुआ है, इधर मीटर में। तो डिस्टेंस का आंसर भी कितना आएगा, मीटर। समझ में आया ये क्वेश्चन। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सही है, समझ के करोगे तभी होंगे। समझ में आया नहीं, चलो स्पीड हमने पढ़ लिया, ठीक। चलो एक टॉपिक बता देता हूँ मैं, एवरेज स्पीड का क्या होता है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कोई बताएगा, एवरेज स्पीड क्या होती है। बताओ जरा, एवरेज स्पीड क्या होती है। हम्म देखो मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है ना। अब जब अब जब भी हम चलते हैं, जब भी हम चलते हैं तो हम हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में हम नहीं चलते। कहीं तो हमारी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, कहीं कम हो जाती है ना। हम एक साथ एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल पाते। क्यों, क्योंकि कभी रास्ते में कोई आगे आ जाता है ना। कभी रास्ता खाली मिल जाता है तो तेज होता है। तो ये मोटरसाइकिल जो भी हम चलाते हैं, इतना तो पता है ना हमें कि हम हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं, ठीक है। अब देखो, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं तो एक बार तो हम इस ऐसे चले कि हमने 5 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करा 2 सेकंड में। फिर हमने 6 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करा 3 सेकंड में। फिर हमने 4 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करा 2 सेकंड में। और फिर हमने 5 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करा 3 सेकंड में। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इतना तो समझ में आया। मतलब यहाँ पे अगर हम स्पीड निकालें इन अलग 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 पोर्शन में, तो अगर मैं इस वाले पोर्शन में स्पीड निकालूं तो इस वाले पोर्शन में स्पीड कितनी आएगी। देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है नहीं। तो यहाँ पे स्पीड कितनी आएगी, 5/2, या फिर हम बोल सकते हैं कितना, 2.5। अच्छा, अगर इस वाले पोर्शन में स्पीड की बात करी जाए तो इस वाले पोर्शन में 2, मतलब 2 आ जाएगी, है ना, 3/6 2। इस वाले पोर्शन में स्पीड कैलकुलेट करी जाए तो इसमें 2 आ जाएगी। इस वाले पोर्शन में स्पीड कैलकुलेट करी जाए तो इसमें 5/3, कुछ इस तरह से स्पीड आएंगी। मतलब स्पीड अलग अलग है, हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम एक पूरे मोशन की एवरेज स्पीड को फाइंड करेंगे तो पूरे मोशन की एवरेज स्पीड को फाइंड करना ही कहलाता है एवरेज स्पीड। इसका फॉर्मूला होता है द टोटल डिस्टेंस, द टोटल डिस्टेंस covered in total interval of time, in total interval of time is called average speed। कहने का मतलब, अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड को निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं
वो क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस मतलब जितनी भी डिस्टेंस है सबको जोड़ दो, अपॉन नीचे टोटल टाइम को जोड़ दो, जितना भी टाइम लगाया है उनको भी जोड़ दो, तो हमारी एक एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। जैसे ये हमने नीचे का एक एग्जाम्पल लिया था, इसी से समझते हैं। यहाँ से अगर हम एवरेज स्पीड को निकालेंगे तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है हमने, शुरू में 5 करी, फिर 6 करी, फिर 4 करी, फिर 5 करी, है ना। ये तो हो गई टोटल डिस्टेंस। टाइम कितना लिया है, पहले 2 सेकेंड लिया, फिर 3 सेकेंड लिया, फिर 2 सेकेंड लिया, फिर 3 सेकेंड लिया, तो ये कितना हो गया, 6 5 11, 11 4 15, 15 और 5 20, तो डिस्टेंस हो गई। और टाइम कितना हो गया, 3 to 5, 5 to 7, 7 और 3 10, तो 10 से 20 कितने टाइम में जाएगा, 2। तो हमारी जो स्पीड आई वो एवरेज स्पीड कितनी आई, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत, आसान है, समझ में आ गया। चलो समझ में आ गया है तो ये वाला एक क्वेश्चन करके दिखाओ जरा मुझे, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये करके दिखाओ। If a car travels a distance of 100 km in 2 hours, its average speed is 50 km per hour. The car might not have traveled at 50 km per hour all the time. अच्छा ये तो एग्जाम्पल है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा ना। एक क्वेश्चन करके दिखाना, ये मैंने एग्जाम, ये रहा प्रॉब्लम, इसको करके दिखाओ जरा। सॉल्यूशन देख के नहीं करना है वैसे तो, चलो मैंने सॉल्यूशन रख कर दिया इसका, करो इसको। फाइव पॉइंट थ्री के ऊपर बार, चलो देखो, एक ऑब्जेक्ट है, वो पहले 16 मीटर 4 सेकंड में चलता है और लास्ट के 16 मीटर 2 सेकंड में चलता है ना। तो हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी उसने, पहले 16 मीटर करी और फिर बाद में भी 16 मीटर करी, तो 16 प्लस 16। टाइम कितना लगाया, पहले 4 सेकंड लगाया, बाद में 2 सेकंड लगाया, तो 4 प्लस 2, ये टोटल टाइम हो गया। 16 16 कितना हो गया, 32, और ये कितना हो गया 6, है ना, 2 से कट करोगे तो 3, 16, जब 16.3 को करोगे 3 5 जब 15, और 3 3 3 ऐसे चलता रहेगा ये, है ना। हमेशा ध्यान रखना कि अगर चाहे स्पीड निकालो, वेलोसिटी निकालो, आगे एक्सेलरेशन पढ़ेंगे चाहे उसको निकालो, तो इनके लास्ट में हमेशा यूनिट जरूर लिखनी है। देखो स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, लेकिन अगर यूनिट्स किलोमीटर और आवर में दे रखी हैं तो किलोमीटर और आवर भी होती है। तो यहाँ पे देखो मीटर और सेकंड में दे रखी है ना यूनिट्स, तो इसकी यूनिट जरूर लिखो, क्या आएगी यूनिट, मीटर पर सेकेंड, सही है। अगर यही टर्म तुम्हें किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो, जैसे यहाँ पे 16 किलोमीटर होता और यहाँ पर 4 आवर होता, वैसे ही यहाँ पर 16 किलोमीटर होता और यहाँ पर 2 आवर होता, तो उस कंडीशन में जो यूनिट आती, वो यूनिट क्या आती स्पीड की, किलोमीटर पर आवर। अरे समझ में आया, ठीक है। अब देखो
यहाँ से एक कॉन्सेप्ट अब एवरेज वेलोसिटी का आता है। अभी हमने क्या पढ़ा, एवरेज स्पीड। अब हम पढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। देखो एवरेज वेलोसिटी, देखो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या निकालते हैं। देखो इससे पहले दो टर्म हमें पता होनी चाहिए। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है ना, मोशन में जब आता है, अगर वेलोसिटी की बात करते हैं हम, तो मान लो जैसे अगर तुम अपने घर से और स्कूल की तरफ जाते हो, तो जब तुम घर से चलना स्टार्ट करते हो उस समय तुम्हारी स्पीड कितनी होती है। उस समय जब तुम चलना स्टार्ट करते हो तो उस समय स्पीड होती है 0, क्योंकि चलना स्टार्ट नहीं करा। फिर धीरे धीरे हम अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं। समझ में आया। तो जब हम मोशन को स्टार्ट करते हैं तो मोशन को स्टार्ट करने के टाइम पर जो हमारी वेलोसिटी होती है ना, तो उसको बोलते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। समझ। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे हमने मोशन स्टार्ट करा, अब मोशन स्टार्ट करने के बाद हम अपनी स्पीड पकड़ लेते हैं और फिर उसी स्पीड पे चलते रहते हैं। तो जब वो मोशन स्टार्ट करने के बाद जो हम स्पीड पकड़ लेते हैं उसी को बोलते हैं हम फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम v से। क्या ये दोनों टर्म याद रहेंगी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है। अब देखो एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो इन दोनों का जो एवरेज होता है उसी को हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो लिख देंगे एवरेज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। समझ में आया। देखो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, v के ऊपर v फॉर वेलोसिटी और उसके ऊपर एक एरो का साइन लगा देते हैं। तो एरो का साइन दिखाता है हमें कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो इसके नीचे हम ए वी जी मतलब एवरेज की शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे। ओके। तो हम किसी का भी एवरेज कैसे निकालते हैं, सारी टर्म्स को जोड़ दो और जितनी वो टर्म्स हैं उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे कौन कौन सी टर्म है, एक तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों टर्म्स को जोड़ दो। और कितनी टर्म्स हैं, ये दो टर्म्स हैं, तो दो से डिवाइड कर दो। ये आ जाता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। समझ में आया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताओ। एवरेज वेलोसिटी की भी जो यूनिट होती है, एवरेज वेलोसिटी की यूनिट कितनी होती है, जो वेलोसिटी की होती है क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। देखो दोनों में डिफरेंस है, एवरेज स्पीड में डिफरेंस है। एवरेज स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का हाफ कर देते हैं, या बोल सकते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का जो एवरेज होता है उसी को हम एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर बाकी का कल पढ़ेंगे। आज के लिए क्लास इतनी ही रखते हैं, ठीक है।